The next is the story of somebody who's the son of an IAS officer who gave up, could have been a privileged life to go live in a rural area. Definitely a rebel. The more time I spend with him, I'm even more convinced he's more of a rebel than he shows up to be. And I've invited him to actually give his talk in Hindi, because one of the things we really want to do, I think, is collect local language talks, because that's the way we really reach everybody in India. So to share with us his story, Miraj. गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने बताया, आपको सुनाने के लिए मैंने कुछ खास तो किया नहीं है, सिवाय इसके कि मैं पिछले 15 सालों से एक ही जगह पर पढ़ा हुआ हूँ। एक स्कूल चलाता हूँ और शिक्षा के बारे में मेरे जो ख्यालात हैं वो मेरे ख्याल से मुझसे लगभग 100 साल पहले अकबर इलाहाबादी ने कह दिया था। उनकी जो लाइनें हैं, हम उन कुल किताबों को काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खप्ती समझते हैं। खप्ती यानी पागल। देखिए, किताबों में तो सिवाय ईमानदारी, सच्चाई, सवेरे उठना, माँ बाप के पाँव छूना, यही सब कुछ भरा पड़ा है। और उसके बिल्कुल उलट दुनिया जो है वो बेईमानों से भरी पड़ी है। तो कहाँ से सीखते हैं बच्चे? बच्चों की शिक्षा का ठीकरा आमतौर पे या तो माँ के सर फोड़ा जाता है या फिर स्कूल के सर। ऐसा ही एक स्कूल मैं भी चलाता हूँ। श्योपुर जिला है मध्य प्रदेश में, उसमें एक गांव है बहुत दूर, आसपास करीब 30-40 और गांव हैं। वहाँ हमारा एक स्कूल है आधारशिला, जिसमें लगभग 300 बच्चे पढ़ते हैं। उसके आसपास 13 और गांव में प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए छोटे छोटे प्राइमरी सेंटर्स चलते हैं, जिनमें लगभग 600-700 बच्चे और आते हैं। इस स्कूल की खास बात यह है कि हम यहाँ बच्चों को कामयाबी नहीं सिखाते, और कुछ सिखाते हो या नहीं सिखाते हो, हम उन्हें कामयाबी नहीं सिखाते। क्योंकि बहुत पहले आप रूमी से परिचित होंगे। रूमी को जानते हैं? रूमी ने कहा था कि कामयाबी और नाकामयाबी से परे एक और दुनिया है, वहाँ मिलेंगे। तो हमारे स्कूल में एक बिल्डिंग है, एक कैंपस है, एक लाइब्रेरी है, कुछ कंप्यूटर्स हैं, 10 टीचर्स हैं, 300 बच्चे हैं, सब कुछ है। मगर फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्कूल हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी इंस्पिरेशंस के लिए नहीं है, एस्पिरेशंस है, हमारी और हमारे टीचर्स और बच्चों के माँ बाप के एस्पिरेशंस के लिए नहीं है, वो बच्चों के लिए। कौन सी क्लास अटेंड करनी है, कौन सा टीचर उनको पसंद है, किसी क्लास में जाना है, किसी क्लास में नहीं जाना है, इसकी आज़ादी उनको है। करिकुलम है, लेकिन उनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। कौन सा टुकड़ा पढ़ना है और कौन सा टुकड़ा नहीं पढ़ना है, इसकी आज़ादी बच्चों को है। कैंपस में फूल लगाने हैं या नहीं, बाय द वे हमारे कैंपस में फूल का एक भी पौधा नहीं है, क्योंकि एक बच्चे का लगाया हुआ पौधा दूसरा बच्चा तोड़ देता है। तो फूलों के पौधे नहीं है, फ्लावर्स नहीं, ये सब चीज़ें नहीं है। बच्चे को क्या करना है सारे दिन भर, ये वो डिसाइड करता है। हम इसके लिए उसका नाम नहीं काटते। मैंने पिछले 10 सालों में किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाया। कोशिश करते हैं कि हम ध्यान रखें कि हमारे टीचर्स भी हाथ नहीं उठाएं। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने में रुचि नहीं रखते, खेल में रुचि रखते हैं, तो जब खेल का पीरियड होता है तो वो घर से चल देते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको संगीत में बहुत रुचि है, तो जब सालाना कल्चरल प्रोग्राम आता है तो उनकी अटेंडेंस बढ़ जाती है, 100% तक पहुंच जाती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो आधारशिला सन 2005 में शुरू हुआ। दुरानी टाटा ट्रस्ट का एक छोटा सा ग्रांट था, उससे हमने एक कच्चा पक्का सा स्ट्रक्चर बनाया। प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूल के बाद अब हाई स्कूल है, और अनऑफिशियली बताइए हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, जिसमें कुछ 15-16 बच्चे हर साल इसमें से भी पढ़कर पास होते हैं। तो ये सफ़र पिछले 10 सालों में हमने किया है। लेकिन आधारशिला का सफ़र मेरे ख्याल से मेरे सफ़र के साथ बहुत इंटीग्रेटेड है, बहुत जुड़ा हुआ है।
मेरा अपना सफर मैं आपको बता दूं। मैं जैसा कि उन्होंने बताया एक IAS ऑफिसर का बेटा, लेकिन आप ये मत समझिए IAS ऑफिसर बोली वो 5th पे कमीशन या 4th पे कमीशन से पहले वाला IAS ऑफिसर, उसके बाद वाले IAS ऑफिसर बहुत डिफरेंट है। तो फिर भी एक प्रोटेक्टेड चाइल्डहुड था, अच्छे स्कूल पटना में, बिहार में पैदा हुआ, पटना का बेस्ट स्कूल सेंट माइकल्स, वहाँ पढ़ा। उसके बाद DPS 10वीं पास करने के बाद सब लोग चाहते थे, क्योंकि मैं बचपन में रेडियो तोड़ देता फिर उसको जोड़ता रहता था, सब समझते थे कि इंजीनियर तो बन ही जाएगा, और कुछ नहीं बना तो BA करने के बाद UPSC तो 10वीं के बाद मैं बाहर चला गया पढ़ने, और मेरे ख्याल से मेरे माँ बाप ने पहली और आखिरी गलती मेरे साथ जो की, वो बाहर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि एक बार निकला उसके बाद मैं लौट कर घर नहीं गया। अकेले रहता था, अपने बारे में सोचने का, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने लोगों के बारे में, आसपास के बारे में सोचने का मौका मिला। बहुत सारे सवाल दिमाग में घूमते रहते थे, परेशान हो गया, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी। पास तो हो ही जा रहे, पास होना कौन सी बड़ी बात है। पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, कुछ समझ नहीं आया, लगता था कि टीचर जो पढ़ाते हैं उनको खुद नहीं पता कि वो पढ़ा क्या रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं पढ़ क्या रहा हूँ। फिर उसके बाद कुछ समझ नहीं आया, दिल्ली आ गया, रामजस कॉलेज आप लोग शायद परिचित होंगे, नॉर्थ कैंपस, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ग्राफ। वो समझ में आता था, लेकिन उसके पीछे जो इकोनॉमिक्स है वो समझ में नहीं आती थी। तो नंबर बहुत आ जाते थे, लेकिन कुछ पता नहीं। आज पूछिए मुझसे, कुछ मालूम नहीं। गालिब से लेके क्वांटम मैकेनिक्स तक पढ़ा, लेकिन वो सब तब पढ़ा मैंने जब मैं कॉलेज से निकल गया। कॉलेज से निकलने के बाद वो सब कुछ दोबारा पढ़ा, और तब मुझे समझ में आया कि ये इनमें किताबों में लिखा क्या है। दिल्ली में कुछ ऐसे लोगों से मिला जिनको वाइल्ड लाइफ और इन चीज़ों में बहुत दिलचस्पी थी। वहाँ मुझे पढ़ाती थी डॉक्टर अस्मिता काबरा, वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में है। उन लोगों के साथ काम किया, वहाँ से ऊनो सेंचुरी के बारे में मालूम हुआ, जहाँ आज तक गिर से लायंस को लाने की कोशिशें जारी हैं, और इन कोशिशों में 24 गाँवों को बाहर कर दिया गया। उनके साथ हम लोगों ने काम शुरू किया। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मैं वहीं आ गया। एक छोटा सा गांव है अगरा, तो वहाँ हम रहा करते थे। हम एक झोपड़ी में रहते थे, तो वक्त बहुत हुआ करता था, तो शाम को बच्चों को जमा कर दिया करते थे, और पढ़ने से तो उनका साफ इनकार था, तो हम कहानियाँ सुनाया करते थे। सभी ये सब बला दीदी कहानियाँ, और जितनी कहानियाँ हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी। और मैं किया ये करता था कि शाम को जब वक्त खत्म होने लगता था, तो हर कहानी को आधे में छोड़ दिया करता था, क्योंकि उनको फिर अगले दिन सुनने के लिए। तो इन कहानियों से धीरे धीरे छोटे स्कूल से ये आधारशिला तक का सफर हमने तय किया। और आधारशिला, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत केओस था, और मुझे लगता है जो ईडन गिफ्ट के आने के बाद थोड़ा बदलने की शुरुआत हो चुकी है। ईडन गिफ्ट का सपोर्ट जो है फाइनेंशियली भी है, ऑर्गेनाइजेशनली भी है, इमोशनली भी है, सभी तरह से है। एक चिड़िया का, पक्षी का उदाहरण दूंगा कि उड़ने के लिए सिर्फ पंख नहीं चाहिए होते, हवा भी तो चाहिए होती है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि मेरे पास पंख है, और ईडन गिफ्ट यहाँ से हवा भेजता जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग साथ बहुत दूर तक उड़ेंगे। इकबाल के शेर को मॉडिफाई करता हूँ चलते चलते, कि हम कहाँ रुकते हैं अर्शो फर्श की आवाज़ से, हमको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज़ से। थैंक यू।